बेटों ने माँ को भेजा वृद्धा आश्रम, एक दिल छू लेने वाली कहानी। आज मैंने कामिनी जी को वहाँ देखा जहाँ की कल्पना मैं कभी कर नहीं सकती थी। समय के साथ धुंधली पड़ गई वो सभी तस्वीरें, एक एक करके मेरी आंखों के सामने स्पष्ट होने लगीं। मेरे पति का तबादला लखनऊ शहर में हुआ था। अनजान शहर और अपरिचित लोग, मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी, लेकिन पड़ोसिन कामिनी जी की कृपा से सब अपने से लगने लगे थे। मई महीने की आग उगलती गर्मी में जब ऑटो रिक्शा से उतरकर मैंने पहली बार घर में प्रवेश किया था, तब उनके एक गिलास पानी ने जितनी ठंडक मेरे कलेजे को पहुंचाई थी, उससे कहीं ज़्यादा उनकी बातों ने मेरी आत्मा को तृप्त किया था। इधर ट्रक से मेरा सामान उतर रहा था, उधर वे अपनी रसोई से हम सभी के लिए लंच तैयार कर रही थीं। पराई शहर में इतना अपनापन मिले तो इसे अपनी खुशकिस्मती ही समझना चाहिए। जल्दी ही हम दोनों के साथ बच्चे भी आपस में घुल मिल गए थे। उनका बड़ा बेटा सोहन मेरे विजय की ही उम्र का था, इसलिए दोनों में बहुत बनती थी। यदि कभी मैं विजय को डांट देती थी तो तुरंत ही सोहन उसका पक्ष लेकर कहता, नहीं आंटी, यह मेरे से टूट गया है, विजय की कोई गलती नहीं है। मेरी बेटी ऋचा उनके छोटे बेटे राज से उम्र में थोड़ी छोटी होने के बावजूद उसकी कक्षा की ही सहपाठिन थी। इस बात पर दोनों में प्यारी सी नोक-झोंक हमेशा ही होती रहती थी। बच्चों के आपसी प्यार को देखकर अक्सर कामिनी जी दरवाजे को छूकर टचवुड कह देती थी। बच्चे स्कूल चले जाते और पति अपने दफ्तर, तब हम दोनों अपने अपने घर के काम निपटाकर घंटों बातें करते। शुरू शुरू में तो हमारे बीच बातचीत का विषय सास नंदों के किस्से रहे, फिर बच्चों की शरारतें, पति की शिकायतें, फिर दिनों दिन बढ़ती महंगाई। उनके पास बैठकर कोई दुखी उदास रह ही नहीं सकता था। बात बात पर हंसाना और सबको हंसाते रहना ही उनका स्वभाव था। समय अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते 4 वर्ष बीत गए। एक दिन कामिनी जी ने बताया उनकी छोटी बहन सपरिवार उनसे मिलने आ रही है। उनकी प्रसन्नता चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। विजय अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कभी मैथ्स ट्यूशन तो कभी साइंस, इसलिए मेरा उनके घर पर आना जाना बहुत काफ़ी कम हो गया था। एक दिन कामिनी जी अपनी बहन को लेकर मेरे घर आईं, लेकिन जितनी देर बैठी बहन के घर बंगले, गाड़ियाँ, ज्वेलरी आदि की ही तारीफ करती रहीं। पैसे के प्रति उनके मोह का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए विस्मित थी और उनके भविष्य के लिए थोड़ी आशंकित भी। 10वीं की परीक्षा मेरे बेटे ने अच्छे अंकों से पास की, लेकिन उनका बेटा सोहन फेल हो गया। उन्हें सांत्वना देने के लिए जब उनके घर गई तो ड्राइंग रूम की साज सज्जा देखकर मैं हैरान रह गई। कारपेट बिछे फ्लोर के एक तरफ नक्काशीदार सोफा रखा था, बीचों बीच एक बड़ा सेंटर गोल टेबल जिस पर महंगा फूलदान रखा था और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे लगे थे। मुझे अचंभित देख उन्होंने स्वयं ही बताया कि सोहन के पिता ने नौकरी छोड़कर अपने बहनोई के ही बिजनेस के पार्टनर बन गए हैं। बिजनेस और पैसे संबंधी बहुत सारी बातें वो बताती रहीं, जिसमें उन्हें बेटे के फेल होने का रंज जरा भी नहीं था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगले महीने से सोहन भी पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाने लगेगा। समय अपनी गति से चलता रहा। मेरे बेटे की बेंगलोर में अच्छी नौकरी लग गई तो वह विवाह के बाद वहीं सेटल हो गया। ऋचा भी विवाह करके अपनी ससुराल चली गई। एक दिन अखबार में पढ़ा कि कामिनी जी के पति पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें हृदयघात हो गया। मैं चाहकर भी उनसे मिलने नहीं जा सकी। जब लखनऊ शहर से मेरा मन उचट गया था, मेरे पति ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया।
और हम अपने पैतृक आवास में जाकर रहने लगे। रिश्तेदारी में एक शादी थी। उसी सिलसिले में मेरा लखनऊ आना हुआ तो कामिनी जी के वृद्धाश्रम में जाने से मैं खुद को रोक न सकी। उसका नाम कामिनी वृद्धाश्रम पढ़ते ही उसके साथ बिताए सभी पल एकाएक मुझे याद आ गए। तभी मेरी दृष्टि एक अधेड़ महिला पर जाकर ठहर गई जो बगीचे के फूलों में पानी दे रही थी। पास जाकर देखा तो मैं ठिठक गई। कामिनी जी आप? मैंने आश्चर्य से पूछा। कुछ और पूछती उससे पहले ही उन्होंने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वे मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ ले गईं और धीरे से बोली, मिसेस कपूर, यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं इस वृद्धाश्रम की मालकिन हूँ। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा मन भी दुखी हो गया। उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, सो पूछ लिया, लेकिन आप यहाँ कैसे? आपके पास तो सब कुछ था। फिर कहने लगी, आप तो जानती ही थीं कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया है। ईश्वर की कृपा से उस समय तो वे मौत के मुंह से निकल आए, लेकिन अन्य बीमारियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, जिसके कारण उन्होंने व्यवसाय की बागडोर दोनों बेटों को सौंप दी और बेटे बहू ने हम पति पत्नी को घर के एक कोने में बिठा दिया। अपने हाथों से बनाई दुनिया को हाथ से निकलते देख मेरे पति दुखी रहने लगे और 2 महीने पहले ही वे मुझे अकेला छोड़कर खुद हमेशा के लिए संसार से विदा हो गए। पिता की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि बेटों ने मुझे यहाँ यह कहकर छोड़ दिया कि तुम्हारे नाम का वृद्धाश्रम है तो तुम कहीं और क्यों रहोगी। कहकर वे फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें चुप कराया और पानी पिलाया। तब वे मेरा हाथ पकड़कर पूछने लगी, अच्छा आपके पति और बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा सब ठीक है। मेरे जवाब से वे संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने सोचा शायद मेरे साथ भी उनके जैसा ही कुछ हुआ है जो मैं उनसे छिपा रही हूँ, और यह सोचकर मैं भी सुखी नहीं हूँ। उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे। मैंने भी कुछ नहीं कहा। सोचा मेरी बात से यदि उन्हें थोड़ी भी सुख शांति मिलती है तो वे उनके स्नेह का ब्याज मात्र है जो मुझे उनसे मिला था। उनसे मिलकर मैं घर तो आ गई, लेकिन उनके लिए दिल बहुत दुखी था और मैं सोच रही थी उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं गलती उनकी भी थी। पैसे के पीछे भागते भागते वो बच्चों की परवरिश करना भूल गई। दोस्तों, क्या माँ बाप को बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए कहीं भी धकेल देना आपको कितना सही या गलत लगता है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।